Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's 11th class chemistry and today we will talking about the enthalpies of reaction. Okay, you know about it, enthalpies of reaction or you can say heat of reaction. बात एक ही है, जब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और माय डियर, ये बहुत तरह की हो सकती है, ये बहुत तरह की हो सकती है और आज हमें उन सभी तरह की एंथैल्पीज़ को आज हमें पढ़ना है। देखिए, ये डेल्टा एच है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और आज हमें यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। जैसे हम यहाँ आ गए तो नंबर 1 आज हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो दैट विल बी नोन एज डेल्टा एफ एच, सीधी सी बात है, ठीक है। डेल्टा एफ एच मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में आपको कैसा लग रहा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। एग्जाम्पल हम इसका हैंड टू हैंड लेकर चलेंगे 1 बाय 1 करके। C+O2, आपने देखा CO2, आपने ये पाया कि यहाँ पर एक कंपाउंड, 2 कंपोनेंट्स ने मिलकर के एक कंपाउंड को बना दिया है। तो इस दौरान 2 कंपोनेंट ने मिलकर के एक कंपाउंड को के बनने में जितनी हीट इवॉल्व हुई है ना, जो भी है डेल्टा एफ एच, दैट विल बी डेल्टा एफ एच, हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो। मान लीजिए x किलो कैलोरी ही क्यों ना हुई है, तो यहाँ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन? हीट ऑफ फॉर्मेशन में बी डिफाइंड एज द इवॉल्व एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर 2 or more constituent component, that is called its heat of formation. It is may be defined as the evolve or absorb amount of heat when 1 mole of a substance is prepared from their constituent elements, that is known as heat of formation, ठीक है। तो आपको ये हीट्स अपने अच्छे तरीके से नोट करते रहना है, मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। 1 बाय 1 टॉपिक हमें सही से पढ़ना है। अगर यहीं पे हम कहने लगें यही C+O2 गोज़ टू CO2 और यहाँ कोमा लगा करके लिख दें हम डेल्टा एफ एच नोट, ये क्या है? डेल्टा एफ एच नोट क्या है? ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। वैन 1 मोल ऑफ ए हीट चेंज, ये कह सकता है इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट वैन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज prepared from their constituent elements at the standard conditions, that is called heat of formation, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, नोट लग गया, स्टैंडर्ड इस पर लग गया है। अब हम आगे लेकर के चलते हैं आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये लीजिए, आप इसको डेल्टा NH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये अच्छा नहीं लग रहा आपको तो आप डेल्टा NEU.H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसका एग्जांपल मैं आपके सामने बस दे ही रहा हूँ। HCl की रिएक्शन जब आपने NaOH के साथ कराई तो आपने पाया NaCl बना और H2O बना, ठीक है। और यहाँ आप जिस हीट की बात कर रहे हो दैट विल बी नोन एज डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन H। ये लीजिए, डिफाइन कैसे करेंगे? द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट बराबर वो माइनस के x हो सकती है, प्लस के x हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। कैसे डिफाइन करेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में बी डिफाइंड एज द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बेस, ठीक है। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ आपको। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में बी डिफाइंड एज द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट when 1 gram equivalent of an acid is neutralized with 1 gram equivalent of a base, that is known as heat of neutralization। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपके ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ नए टॉपिक पर, दैट इज़ डेल्टा SH। ये क्या है डेल्टा SH? क्या डिफाइन कर सकते हैं आप इसको क्या नाम दे सकते हैं आप? हीट ऑफ सॉल्यूशन,
ये आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप लिख सकते हैं डेल्टा सॉल्यूशन H। तो है क्या ये हीट ऑफ सॉल्यूशन, कैसे डिफाइन करेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, बेहद आसान ये टॉपिक है। KCl को आपने एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में आपने घोल दिया, ठीक है। KCl को आपने एक्वस सॉल्यूशन में मिला लिया और आपको मिल गया KCl का एक्वस सॉल्यूशन और कुछ हीट डेल्टा H बराबर आपकी माइनस के x किलो कैलोरी निकल गई। कैसे डिफाइन करेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन वाटर। किसी भी सब्सटेंस का जब 1 मोल वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कुछ हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, दैट इज़ नोन एज हीट ऑफ सॉल्यूशन। Heat of solution may be defined as the evolve or absorb amount of heat when 1 mole of a substance is dissolved in water or any other solvent. That is known as heat of solution. उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह हम आपको आगे लेकर के चलते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप इसे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ए लगा दीजिए आप यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये लीजिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बात है इसको डिफ़ाइन करने की, आप इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को। तो आइए चलते हैं, बेहद आसान है ये टॉपिक भी। किसी भी मॉलिक्यूल को 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो होता है उसको उसकी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की पर जो है एंथैल्पी की ज़रूरत पड़ती है या वो इवॉल्व होती है, दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो आइए चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। जब H2 को हीट किया गया या कुछ भी किया गया तो वो अपने एटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और डेल्टा AH बराबर माइनस के x किलो कैलोरी आपके निकल गए। कुल मिलाकर के ये क्या है? यही है वो हीट, यही तो है मेन डेफिनेशन। द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट when 1 mole of a substance is dissociate into their atomic form. Try to understand what am I want to say, students. Enthalpy of atomization may be defined as the evolve or absorb amount of heat when 1 mole of a substance is dissociate into their atomic form. That is called enthalpy of atomization. तो अब तक हम बात कर चुके हैं स्टूडेंट्स enthalpy of formation, enthalpy of neutralization, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे। अब चलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आप इसको इस तरह से आई तो वरना ये एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ओके चलते हैं, ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसको आप किसी और सिंबल से ION कर लीजिए वरना आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कैसे करेंगे? मान लीजिए NaCl है आपके पास, आपने NaCl को तोड़ दिया Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, तो कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पर कुछ हीट आपकी निकल के जो बाहर आएगी। द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट, the evolve or absorb amount of heat when 1 mole of a substance is ionized into their opposite ions, that is called enthalpy of ionization. Enthalpy of ionization may be defined as the evolve or absorb amount of heat when 1 mole of a substance is dissociate into their opposite ions, that is called enthalpy of ionization। ठीक है, हम और आगे चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा हाइड्रेशन H। ये लीजिए, अब ये कैसे प्रोड्यूस होगा ये आपको पता होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन तो डेफिनेशन सबकी वही है, द इवॉल्व एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 मोल ऑफ ए साल्ट, ध्यान से समझिएगा, when 1 mole of a salt is combined with water molecules। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर CuSO4 की रिएक्शन जब 5 H2O के साथ कराई गई तो ये अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला गया। ये लीजिए,
तो यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी ज़रूर निकली होगी, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ओके, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 mole of a substance is combined with water molecules and convert into their crystalline form, that is called एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जब कोई भी सब्सटेंस जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके और क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, तो जितनी हीट वहाँ पर इवॉल्व या एब्जॉर्ब होते हैं दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, और आगे चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन भी है। अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, आप इस रिएक्शन को देखें ज़रा ध्यान से, और H2 हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर डेल्टा H हाइड्रेशन जो भी निकली वो X है। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट व्हेन वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज एडिड टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोबारा बता रहा हूँ मैं, द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 mole ऑफ हाइड्रोजन इज एडिड टू एनी ऑर्गेनिक कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसे कहेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ऐसे ही हो सकती है आपकी हीट ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हीट ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? कार्बन, तो कार्बन एक, यहाँ देखेंगे आप, कार्बन जो है शुगर था और कार्बन जा कर के डायमंड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर जो हीट आपकी निकल करके आई है ना, दैट इज़ हीट ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे डिफाइन करेंगे? द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 mole ऑफ ए सब्सटेंस इज कन्वर्ट इनटू देयर अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म। ये कार्बन था शुगर की फॉर्म में और कार्बन हो गया डायमंड की फॉर्म में, तो ये एलोट्रोपिक फॉर्मेशन है। एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में, या शुगर की जगह पर आप यहाँ पर ग्रेफाइट लें। ठीक है, तो इतनी सारी हीट्स आपकी आज आपने पढ़ी। कहाँ से शुरू किया? हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, सॉरी, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। इनको अच्छे से आप कैरी कर लीजिएगा, सारी रिएक्शन ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब हम आपको आगे लेकर के चलते हैं एक और नए टॉपिक की तरफ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ये एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में होने वाली एंथैल्पी चेंजेस हैं ये। ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जब फेज चेंज होती है किसी एक कंपोनेंट की दूसरी फेज़ में। अब तक तो जितनी भी आपने पढ़ी हैं तो सब लिक्विड ही लिक्विड थे, लेकिन अब इस बार जो आप पढ़ोगे ना, तो लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है। जैसे नंबर 1 पर है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। फर्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डेल्टा FUS लीजिए। तो आइए चलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न के बारे में जानते हैं क्या है ये। देखिए H2O है, ठीक है, ये सॉलिड है, आइस है, और ये कन्वर्ट हो गया कुछ हीट देने पर H2O लिक्विड में। यानी कि यहाँ पर डेल्टा FUS.H बराबर, मान लीजिए प्लस के 6 किलो कैलोरी हीट की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट, यही तो है वो, द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 mole ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उस वक्त जो हीट इवॉल्व हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न।
Try to understand. Enthalpy of fusion may be defined by evolve or absorb amount of heat when 1 mole of a solid substance is converted into liquid state. That is known as enthalpy of fusion. ठीक है, किसी भी चीज़ को गलाने पर, सीधी बात यह है, किसी भी चीज़ को गलाने पर, कोई भी सब्सटेंस उसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लाने पर जो एंथैल्पी इवॉल्व होती है, एब्जॉर्ब होती है, दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न. नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, चलते हैं. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे. H2O जब लिक्विड था और उसे हीट दे करके H2O गैस में कन्वर्ट कर दिया गया, तो डेल्टा VAP डॉट H बराबर माइनस के, मान लो x किलो कैलोरी हीट ज़रूरत पड़ी होगी. तो कैसे डिफाइन करेंगे? द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, जब किसी लिक्विड के 1 मोल को गैसियस स्टेट में चेंज कर दिया जाता है, तो जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. अब और चलते हैं हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बारे में बात करने. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है क्या? चलिए, मान लीजिए आपके पास में कैम्फर है, कैम्फर सबलाइम हो जाता है, या आयोडीन है, आयोडीन भी सबलाइम हो जाता है. आपने क्या देखा? आयोडीन सॉलिड था और सीधे गैसियस स्टेट में चला गया. तो यहाँ पर जो भी आपकी डेल्टा SUB डॉट H बराबर माइनस x किलो कैलोरी ज़रूरत पड़ सकती है. तो ये क्या है? द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट. ये हीट ही तो है. द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है? द इवॉल्व और एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जितनी भी हीट्स आप कराई गई हैं आज, वो सब आपके समझ में आई होंगी. क्या क्या पढ़ा है आज आपने? यहाँ से शुरुआत करें. हीट ऑफ रिएक्शन में हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा है. ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा है, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है. ये सब पढ़ा है. अब फेस ट्रांसफॉर्मेशन के आ गया आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. अब इसी के आगे मैं आपको लेकर के चलता हूँ हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. ये क्या कहना चाहते हैं? हैज़ अपनी एक बात रखना चाहते हैं. आप ज़रा उस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज आपको, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को कराओ, सपोज़ दैट कि आपके पास ये रिएक्शन है C+O2, तो ये डेफिनेटली CO2 बनेगा. और यहाँ पर कुछ ना कुछ एंथैल्पी भी यहाँ पर आपकी ज़रूर आई होगी. हीट ऑफ रिएक्शन, सीधी सी बात ये है, और वो आ गई आपकी माइनस के 393.5 किलो जूल आपकी आ रही है. तो ज़रा ध्यान देखिएगा कि कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई गई, CO2 बना और ये हो गया. ये तो सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, ये थी सिंगल स्टेप रिएक्शन. लेकिन फिर क्या हुआ? सिंगल स्टेप के बाद रिएक्शन जो है आपकी 2 हिस्सों में चली गई. आप इसे ऐसे करा सकते हो और आप चाहो तो इसे ऐसे भी करा सकते हो. ठीक है, तो रेट ऑफ आपकी हीट ऑफ रिएक्शन जो आ गई वो माइनस के 110.5 किलो जूल निकल करके आई. अब दोबारा से हमने, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप ए. स्टेप बी में हम गए तो क्योंकि CO बना है, CO की रिएक्शन हमने फिर दोबारा से हाफ O2 से करा दी, तो ये बन गया CO2. और आपने देखा इस बार हीट ऑफ रिएक्शन आपने पाया कि वो निकल के आ रही है माइनस के 283 किलो जूल. तो ज़रा इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा. ये आ गया 0.5, ये आ गया 3, ये आ गया 9, ये आ गया 3, माइनस के 393.5 किलो जूल. माइनस 393
0.5 किलो जूल एनर्जी यहाँ पर आपने देखी, और जबकि ऊपर देखा था तब भी इतनी ही एनर्जी आ रही थी और अब भी इतनी आ रही है। कहने का मतलब साइंटिस्ट हैज़ ने ये बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप एक स्टेप में कराओ या 2 या 3 स्टेप में कराओ, ठीक है। किसी भी प्रोसेस को आप 1 स्टेप में कराओ या उससे ज़्यादा स्टेप में कराओ, जो इवोल्व एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट होता है ना, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, यानी इक्वल रहता है। अब मैं आपको इसको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दी हैज़ेस लॉ, व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस इन 1 or more स्टेप, 1 स्टेप और मोर स्टेप, then the evolved or absorbed amount of heat is always constant. evolved or absorbed amount of heat जो रहता है वो हमेशा constant रहता है। This law is known as Haze's law of constant heat summation। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमारा आज का ये टॉपिक हो गया है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर आपका अभी 1 और 2 डेज़ और चलेगा, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।